Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Crack Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and essential information with respect to the Hong Kong security law through which China is attempting to end the Hong Kong's autonomy. In this video, we shall be discussing about the relationship between China and Hong Kong, about the security law that the China is trying to bring in, and also about the consequences of the same. So respecting the time guys, let's begin this video. Recently on 23rd of May, China की National People Congress, that is China's parliament, has drafted a legislation on the national security for Hong Kong. और इस draft legislation का widespread criticism and opposition हो रहा है, not only in Hong Kong but across the countries which hold the spirit of democracy, as this law tries to undermine the one country two systems model which was envisioned by Deng Xiaoping, the ex-premier of China. तो law में क्या है ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल क्या है, नंबर 1, देन चाइना और हांगकांग का रिलेशन क्या है, नंबर 2, एंड व्हाट इज सार विच प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू हांगकांग. तो हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी थी विच वाज हैंडेड ओवर टू द चाइना इन 1997 और उसके बाद हांगकांग चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया, दैट इज सार. सो इट इज क्लियर दैट व्हेन चाइना गॉट द इंडिपेंडेंस आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ 1949, तब हांगकांग उसका पार्ट नहीं था. उसको बाद में ब्रिटिशर्स ने हैंड ओवर करा है चाइना को इन 1997 और तब तक वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था. तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स जो हैं चाइना के, उसमें एक हांगकांग आता है एंड द सेकेंड इज मकाओ. तो ये दोनों सार रीजन्स हैं एंड दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स. तो हांगकांग को हैंड ओवर करते वक्त एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था जिसको बेसिक लॉ भी बोलते हैं. दिस बेसिक लॉ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग एंड बीजिंग. तो हांगकांग एक तरीके से सेमी ऑटोनॉमस रीजन है जिसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर. And China has powers and authority over Hong Kong in the matters of defense and foreign affairs. So barring defense and foreign affairs, rest all the matters are looked upon by the Hong Kong itself. तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करें तो हांगकांग के पास अपना खुद का फ्लैग है, उसका खुद का एंथम है एंड उसकी खुद की अपनी ओलंपिक टीम भी है, बट इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री. वो एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है. जो उस रीजन को लीड करता है दैट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव लीडर एंड दिस चीफ एग्जीक्यूटिव लीडर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द चाइना. तो जब ब्रिटिशर्स हांगकांग को हैंडओवर कर रहे थे चाइना को, तो ये बेसिक लॉ पे एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन बोथ द कंट्रीज व्हिच वाज द प्रोडक्ट ऑफ 1984 सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन अंडर व्हिच चाइना प्रॉमिस्ड टू ऑनर द हांगकांग्स ऑटोनॉमी फॉर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स फ्रॉम 1997. इसका मतलब यह है कि हांगकांग का जो अभी स्टेटस है सेमी ऑटोनॉमस रीजन का, वो 2047 में ऑल्टर हो सकता है बाय द चाइना अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट डन बाय द चाइनीज with the Britishers way back in 1997. Nevertheless, of such categorical agreement in place since 1997, वहां पे लगातार प्रोटेस्ट होते आए हैं with respect to the violations of their democratic rights by the China. Because यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो हांगकांग है वो ब्रिटिश लेगेसी को फॉलो करता है और वो चाइनीज ट्रेडिशन से थोड़ा सा अलग है. इट इज मोर ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, लिबरल इन पॉलिसीज एंड वे डेमोक्रेटिक देन द चाइना इज. तो चाइना की शुरू से कोशिश ये रही है कि हांगकांग की लिबरल पॉलिसीज और डेमोक्रेसी को कर्ब किया जाए. के कारण हांगकांग में लगातार प्रोटेस्ट होते आए हैं. जो रीसेंट और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट था वो 2019 में हुआ था बिकॉज चाइना ने एक एक्सट्रेडिशन लॉ ड्राफ्ट किया था जो वो इंपोज करना चाह रहा था हांगकांग पे. तो हांगकांग सिटीजन्स ने एक लैंडमार्क प्रोटेस्ट वहां पे ऑर्गेनाइज करा अगेंस्ट दैट ड्राफ्ट एक्सट्रेडिशन लॉ एंड फाइनली चाइना हैड टू बैक ट्रैक और उसे वो लॉ विड्रॉ करना पड़ा. तो 2019 के पहले भी वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुई हैं. लाइक इन 2014 वहां पे एक अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें अगेन चाइना ने कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को इफेक्ट देने से मना कर दिया था. तो हांगकांग में उसके कारण प्रोटेस्ट देखा गया था. इसी तरीके से 2003 में भी हांगकांग में प्रोटेस्ट हुआ था और 1997 में भी प्रोटेस्ट हुआ था. सो दिस वाज अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग एंड चाइना. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द की प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटी लॉ व्हिच हैव कॉज्ड द वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन not only in Hong Kong but across the countries which uphold the democratic principles.
so the first thing that is controversial in this law is that it bans or bars treason, succession, sedition and subversion. इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन चारों चीजों को चाइना अपने मेनलैंड पे फ्रीक्वेंट यूज करता है टू कर्ब द बेसिक राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड प्रोटेस्ट. तो चाइना इन चारों चीजों का थ्रू दैट लॉ हांगकांग में भी इंप्लीमेंटेशन कर सकता है टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेस्ट विच द सिटीजंस ऑफ हांगकांग हैव बीन enjoying since 1997 and even before that. The second most controversial thing about this law is its Article 4. इस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि जो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन्स हैं चाइना के, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो भी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं एंड अदर रिलेवेंट जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं हांगकांग में. इसका मतलब ये होगा कि हांगकांग के पास अपना जो खुद का सिक्योरिटी सेटअप है, उसके पैरेलल में चाइना अपना एक सिक्योरिटी सेटअप एस्टैब्लिश कर देगा. एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर China to curb the protests which have taken place repeatedly since 1997 till 2019. Now let us see the provision that is Article 18 which is causing fear among the people of Hong Kong, because इस Article 18 को यूज करते हुए China can easily bypass the Legislative Council of Hong Kong and can implement this law. So this law apparently can be introduced by decree, which means that it can bypass the city's legislative council. अब हम बात करते हैं कि चाइना को ये लॉ चाहिए क्यों, जब ये क्लियर है फ्रॉम द बैकग्राउंड कि 50 years from 1997, that is in 2047, चाइना कैन ऑटोमेटिकली चेंज इट्स रिलेशनशिप विद हांगकांग. और तब इसका शायद कोई उतना अपोजिशन भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एग्रीमेंट में वे बैक 1997 में मेंशन किया हुआ है. तो चाइना इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है और इस लॉ को क्यों लेके आना चाहता है? सो द फर्स्ट रीजन इज आर्टिकल 23 ऑफ द बेसिक लॉ, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हांगकांग में एनेक्ट होगा टू प्रोहिबिट ट्रेजन, सक्सेशन, सेडिशन एंड सबवर्शन. तो क्योंकि ये 1997 में जो कि बेसिक लॉ बनाया गया था, उसी के आर्टिकल 23 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का एनेक्टमेंट होगा हांगकांग में. तो चाइना इस आर्टिकल को कोट करते हुए ये बोल रहा है कि वी आर ट्राइंग टू गिव अफेक्ट टू द बेसिक लॉ व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड इन द 1997. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द बेसिक लॉ. जो मेन रीजन है जिसके कारण चाइना ये लॉ लाना चाहता है, that is that China does not want Hong Kong to drift apart from its own policies towards the Western liberal ideas. और वो चाइना continuously witness करता आ रहा है in the form of protest taking place in the Hong Kong. जो last year की protest थी, that is the protest of 2019 against the extradition law, उसने चाइना को ये confirmation provide कर दी कि this is the time that you have to do something or else Hong Kong will definitely drift away far from China. तो ये जो national security इंस्टीट्यूशंस को हांगकांग में प्लेस करने की बात कर रहा है सिक्योरिटी लॉ, दिस क्लियरली एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द चाइना बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस लॉ, कि चाइना हांगकांग को कंप्लीट कंट्रोल करना चाहता है सो एज टू रेस्ट्रिक्ट द फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली दैट ऑफ यूएस एंड अदर लिबरल वेस्टर्न कंट्रीज. चाइना इस लॉ को एनैक्ट करने की कोशिश कर रहा है 2003 से, लेकिन वो रिपीटेड सेटबैक्स फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट. बट चाइना इज डिटरमिन्ड टू पुश फॉर द लॉन्गर टर्म स्टेबिलिटी of one country two system. चाइना ये नहीं चाहता कि by the time 2047 आए तब तक हांगकांग इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका हो in its culture, philosophy and western ideas कि उसको assimilate करना मुश्किल हो जाए. So it's better to attempt the integration right now by violating the autonomy provided to the Hong Kong through the basic law enacted in 1997. Now let us try to understand the consequences of this security law if it gets enacted. तो जो पहला consequence होगा that would be that the people of Hong Kong would be deprived of their freedom of speech and right to protest. Because national security institutions वहां पे established होंगे, they'll run in the parallel to the city's own security establishments and they'll make it sure कि कोई भी protest ना हो, and also by making sure that Hong Kong follows the trail of China, its culture, tradition and its ideology. तो अगर हांगकांग में कुछ भी protest होगी तो उसको subversion बोल दिया जाएगा, जिससे वो particular person या group of persons को imprisonment दे दी जाएगी. Then जो companies run कर रही हैं अभी हांगकांग में, especially the
the companies which are of Western origin, that will definitely be taken into account by China, because China will try to restrict the external influence or the foreign interference. Similarly, जो political leaders वहां पे present है, जो liberal policies को support करते हैं, उन सारे leaders को China definitely punish करना start कर देगा. And the most devastating consequence of the enactment of the security law, that it will put an end to the Hong Kong that we know today. Because Hong Kong की जो financial standing है global arena में, it will lose its attractiveness as an East Asian trading hub, and eventually it will impact the overall business and economic culture of that city. अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा future predict करने की कोशिश करें by supposing that the enactment has been done, तो next चीजें क्या होंगी वो हमारे लिए predict करना यहाँ पे थोड़ा सा simple हो जाता है, especially with respect to the Taiwan, because China और Taiwan में already जो relationship है वो काफी strained है. China again imposes not only on Taiwan but on all the countries principle of one country and two systems, जिसको ताइवान मानता है बट उसका ये कहना है कि we are the country and China is our system. तो चाइना और ताइवान का जो रिलेशन है वो इस इंसिडेंट के बाद और ज्यादा टेंस होना स्टार्ट होगा, बिकॉज यूएस का इंटरवेंशन ताइवान में और ज्यादा एनहांस होगा. यूएस ऑलरेडी ताइवान का ओपन सपोर्ट करता है एंड इज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर ताइवान टू गेट एन ऑब्जर्वर स्टेटस एट WHO, विच चाइना इज अपोजिंग. और यूएस ताइवान को आर्म सपोर्ट भी करता है और उससे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे लेवल पे मेंटेन करता है. तो ऑब्वियसली इस लॉ के एनैक्टमेंट के बाद एक फियर प्रिवेल करेगा, नॉट ओनली इन दिस रीजन बट ऑल्सो अक्रॉस द पैसिफिक, जिसके कारण ताइवान और यूएस फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे अपने टाइज, विच विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू एन हाइटेंड कोल्ड वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. और जो नियर फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हांगकांग इटसेल्फ, कि वहां पे फिर से लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, विच डेफिनेटली वुड बी मोर मैसिव, more intense than the protest which we saw last year in 2019. So since it is an accepted fact that Hong Kong is an internal matter of China and China should resolve it internally with no other country influencing either the Hong Kong, its protest, or the China and its policies, but here China should respect the vibrancy and also uphold the liberal culture of Hong Kong which it has been enjoying since 1997 and even before that, so as to assuage the fear among the people of Hong Kong with respect to their loss of autonomy. China should try to adopt a soft approach towards Hong Kong and its people to find a common ground of agreement between both of them. So that was all about the security law that is in the draft stage and which is likely to be passed by the China in a coming week. If you think that we have cracked it right, then please let us know in the comment section below. Also subscribe to our channel if you have not done it yet. Keep learning guys. Thank you.